आतंक के खात्मे पर चल रहा भारत का अश्वमेध पाकिस्तान को हर मोर्चे पर धराशायी कर रहा है। पुलवामा हमले का सबसे बड़ा बदला कल भारत ने एयर स्ट्राइक करके ले लिया। वहीं आज पाकिस्तानी घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देकर भारत ने जता दिया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उसकी तैयारी मुकम्मल है, पूरी है। आज सुबह पाकिस्तान के 3 F-16 ने भारतीय वायुसेना में वायु क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन पहले से ही अलर्ट पर भारतीय वायुसेना ने जवाबी हमले में पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया। इस ऑपरेशन में भारत का एक MiG-21 हादसे का शिकार हो गया। यह बताया जा रहा है कि एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसके बाद दिल्ली में पीएम आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। भारत ने पाकिस्तान को यह चेतावनी दी है कि भारतीय पायलट को किसी भी हालात में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने आपको बताया, ये आज का घटनाक्रम है कि दिन में अब तक हुआ क्या क्या है। लेकिन बीती 2 रातें या ये कहिए कि अल सुबह का वक्त 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का वक्त, इस वक्त में आज क्या हो सकता है ये भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि पहले भारत ने एयर स्ट्राइक किया, फिर पाकिस्तानी वायुसेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की। क्या हिंदुस्तान एक और जवाब देगा या फिर बातचीत का रास्ता खुलेगा? क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान बातचीत का रास्ता खोलेगा, तो अपने आप में ये सवाल है कि ये बातचीत का रास्ता बंद किसने किया। वैसे अगवा पायलट पर भारत ने पाकिस्तान को यह चेतावनी दी है कि हमारे पायलट को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, कोई नुकसान उसे ना पहुंचाया जाए। ये तल्ख लहजे में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी जारी कर दी है और साथ ही पायलट की तस्वीरें जारी करने पर भी एक तरह से चेतावनी भारत ने दी है और यह बताने की कोशिश की है कि जेनेवा कन्वेंशन का ये उल्लंघन है। जिस तरह से मीडिया के सामने या मीडिया में कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीरें पाकिस्तानी फोर्स ने वायरल करने की कोशिश की, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को तल्ख लहजे में ये चेतावनी दी और कहा कि हमारे पायलट को जल्द से जल्द सुरक्षित रिहा पाकिस्तान को कर देना चाहिए। वैसे पाकिस्तान भारत से अब तक 4 दफा, जी हां 4 बार हार चुका है। युद्ध हुआ तो पाकिस्तान भारत से कभी भी नहीं जीत सकता। किस सेना में कितना दम है जरा देखिए। भारत के पास 14 लाख, उनके पास 6.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं। ये ताकत है। टैंक की बात करें, यहां 3,565 और उनके पास 1,496। आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स यहां 336, पाकिस्तान के पास 1,605। किस में कितना दम है इसको जरा आप तोल लीजिए। आर्टिलरी गन की बात करें, हिंदुस्तान के पास 9,719, पाकिस्तान के पास 4,472। वायु शक्ति जरा इसको भी तोलिए। भारत के पास वायु सैनिक हैं 1,27,000, पाकिस्तान के पास आधे से भी कम 65,000। एयरक्राफ्ट 2,185, पाकिस्तान के पास आधे से भी कम 1,281। लड़ाकू विमान 1,394, पाकिस्तान के पास 730। भारत के पास 720 हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान के पास सिर्फ 328 हेलीकॉप्टर। तो किसमें कितना दम है ये आपको इन आंकड़ों के जरिए पता चलेगा। और फिर जब बात आती है कि आप आतंक को आश्रय देते हैं, अपने घर पर शह देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं,
और जब नौबत यह आती है कि आतंक पर हिंदुस्तान कार्रवाई करता है, तब वहां से विनम्र लहजा अख्तियार करने की कोशिश की जाती है, सिर्फ दिखाने के लिए। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे हम आपका तारुफ करा दें। कर्नल सतपाल साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी मृदुल इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं। जुल्फकार अली संवाददाता इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलने की हम कोशिश करेंगे। और भी कई खास मेहमान हैं, उनका भी हम आपको एक एक करके उनका परिचय करा दें। आपको यह बताएं कि इस वक्त शैलेंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हैं, वो ग्वालियर से हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तेजा सिंह सोढ़ी साहब हैं, रिटायर्ड सूबेदार हैं। सोढ़ी साहब का बहुत स्वागत। एन.के. त्रिपाठी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड डीजी हैं सीआरपीएफ के। त्रिपाठी साहब का बहुत स्वागत। यूके चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, और वैसे व्यक्ति तो रिटायर होता है, वेटरन विंग कमांडर यूके चौधरी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट आशीष मंगरुलकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और लेफ्टिनेंट कर्नल बीबी वत्स साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बीबी वत्स साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल इंद्रजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, इंद्रजीत जी का भी बहुत स्वागत। और सबसे पहले संतपाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। और एसपी साहब, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। सबसे पहले इस वक्त जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उस पर आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ चेतावनी दे दे रहा पाकिस्तान को कि आप हमारे पायलट को सुरक्षित रखिए? वैसे तस्वीरें दो तरह की आई, एक जिसमें जो पायलट बताया जा रहा है हिंदुस्तान के, उनको उनके चेहरे पर खून है, और दूसरा वो चाय की चुस्की लेते हुए ये कह रहे हैं कि उनके साथ बर्ताव ठीक हो रहा है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि क्या इस वक्त मौके की नजाकत को देखते हुए हिंदुस्तान को कदम उठाने चाहिए? जी राम साहब, आपने स्थिति को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं और पूरा विश्व देख रहा है। पाकिस्तान ने जो स्थिति आज साउथ ईस्ट एशिया में कर चुका है, वो बड़ी दयनीय है। और पाकिस्तान को आप देखिएगा, आर्थिक फ्रंट पे वो क्रिटिकल स्टेज में है। एक कॉमा में कहूंगा, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं कॉमा में कहूंगा। और फर्दर जो है, हमने भी इंपोज कर दिया है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हमने कर दिया है, उसको ड्यूटी बढ़ा दी है, और भी मेजर लिए हैं। और जिस हिसाब से उसने जो उसकी स्थिति, दयनीय स्थिति में कहूंगा इसको, पॉलिटिकल लीडरशिप वहां की पार्लियामेंट ने, जो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है जी, उसको शेम बोला। वहां की पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टियों ने उनको बेनकाब किया। वहां पे पाकिस्तान के जो क्रिकेटर पीएम जो इमरान खान है, वो आर्मी की कठपुतली है। जो भी वो स्टेटमेंट देते हैं, कट कॉपी पेस्ट की स्टेटमेंट देते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी उनसे कहलवाती है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए 2 दिन पहले कि हम रिटेलिएशन कर देंगे, हम सोचेंगे नहीं। आज उनके बयान देखिए। हमने जो कार्रवाई की, हमने एक नैतिकता के दायरे में कार्रवाई की। हमने अपना जो आतंकवाद को कुचलने के लिए कार्य किया जी, और हमने अपनी दिलेरी दिखाई, पॉलिटिकल विल दिखाई, और हमारी डिफेंस फोर्सेस ने शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन किया और अंदर जाके आतंकवादियों का खात्मा किया। इन्होंने, जब इनको मुश्किल हो गया वहां पाकिस्तान में जवाब देना, लोगों को फेस करने के लिए, आवाम को खुश करने के लिए यह कार्रवाई की, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो आपने एड्रेस किया मुझे क्वेश्चन, हमारे पायलट साहब का, जिनेवा कन्वेंशन के साथ पाकिस्तान अगर उनको ट्रीट नहीं करता है जी, हम एक कमजोर शक्ति नहीं है
जी। हम भी जानते हैं कि कैसे किया जाता है, बिल्कुल। और हम एक नैतिकता के उस पर चलते हैं जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पाकिस्तान को मैसेज देना चाहता हूं और उनकी आर्मी को मैसेज देना चाहता हूं कि अगर हमारे पायलट को इन्होंने कोई 3rd डिग्री का टॉर्चर किया तो इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। बिल्कुल, यकीनन घातक हो सकते हैं। ये समझना चाहिए पाकिस्तान को। ये हिंदुस्तान भी बड़े तल्ख लहजे में, सख्त लहजे में बता चुका है पाकिस्तान को। मेरे सहयोगी मृदुल हमारे साथ लखनऊ से हैं, उनके पास हम चलेंगे। कुछ खास मेहमान उनके पास भी हैं। उससे पहले राहुल मिश्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्नाव से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल, आपके पास ही आ रहे हैं। लोग क्या कहते हैं आज के हालात को देखने के बाद? कल जिस तरह से एयर स्ट्राइक हमने किया, उसके बाद आज जो परिस्थितियां बनी हैं, लोग बड़े गौर से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। क्या कहते हैं इसके बाद? आपके पास में आ रहा हूं। देखिए, पहले राम मैं आपको जोश दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जनता में जिस तरीके का जोश है और ये उन्नाव की जनता है जिस तरीके की आपको दिख रहा है जोश, क्योंकि जिस समय यहाँ पे सभी के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा है, आक्रोश है सीधे तौर पे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो, ये सारी चीजें हैं पाकिस्तान जो लेकर के जोश इसमें ले रहा है जनता के बीच में। और यहाँ पे ये देखिए, ये शंख बजा रहे हैं। आखिर शंख क्यों बजाया आपने? होली नहीं मनाएंगे, पाकिस्तान जलाएंगे। क्या शंख बजाया? ये शंखनाद पाकिस्तान को खत्म करने के लिए है। मोदी और भारत सेना ने ये ठाना है कि अब पाकिस्तान को मिटाना है। आज पाकिस्तान ने जो वायु सीमा का उल्लंघन करके भारत में घुसने की हिमाकत की है, उसने अपने विनाश को आमंत्रण दिया है और ये भारतीय सेना उनको जवाब देगी और पाकिस्तान का विनाश होना निश्चित है। हमारे साथ कुछ रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स भी हैं हमारे साथ में। मैं इन लोगों से भी बात करूंगा। मैं ये बताइए कि जो पाकिस्तान अभी किया है, पाकिस्तान ने वायलेशन किया, हम लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ में जंग छेड़ी थी। हम लोगों ने पाकिस्तान यहाँ पे आता है, एयरफोर्स को, अपने एयरफोर्स को अंदर की तरफ में भेजता है। हम लोगों ने भी माकूल जवाब दिया। क्या लगता है कि पाकिस्तान ऐसी ओछी हरकतों से कहीं दूर नहीं है? पाकिस्तान के पास अभी कुछ भी नहीं है। उसको पता है कि इंडिया एक ऐसी शक्तिशाली देश है जिसके सामने टिक पाना मुश्किल है। ये उसका मात्र ड्रामा है। उसके देश में आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, कि जो उसके सरकार की, उसके देश की थू-थू हो रही है, उसके एक बौखलाहट है जो निकल के सामने आ रहा है। और उसी के एक सैंपल था। उसको पता है कि मैं भारत के सामने टिक भी नहीं सकता, 24 घंटे क्या 24 मिनट भी नहीं टिक सकता। और उसने अपने मौत को बुलावा दिया है पाकिस्तान को छेड़ने के बाद। पाकिस्तान को पता है कि मुझे मिटना है, लेकिन उसने ऐसे शेर से टकराया है, उसका विनाश निश्चित है। ये नाटक। आप एयरफोर्स में है, क्या लगता है कि ये जो ओछी हरकतों से पाकिस्तान कभी बाज नहीं आता? सर आप आगे थोड़ा सा ये दहशतगर्दी बंद हो, अन्यथा हमको इसका सही जवाब देना पड़ेगा और पाकिस्तान को खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान को खत्म कर, माकूल जवाब देने का समय आ गया है। आर या पार ट्रेलर अभी था, फिल्म पूरी आर पार की लड़ाई करने से ही ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता है और अपने झूठ शब्दों से वो कभी बच नहीं सकता है। तो इसलिए अभी ये की निर्णय है कि पाकिस्तान को मिटा दिया जाए। ये इंडियन आर्मी के सभी जवान रहे हैं ये, और इन्होंने क्या जज्बा, क्या लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है? बहुत जरूरी है। हम तो ज्यादातर हमारा वही नौकरी उसी रहती है। जम्मू कश्मीर 7 साल लगातार रहे हैं। हम बहुत राजनीतिक से देखें, इनको बहुत जरूरी जवाब देना है। ठीक है राहुल, मैं लौट के आता हूँ। हमको लगता है कि राहुल मैं लौट के आता हूँ आपके पास। मृदुल हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मृदुल के साथ भी कुछ खास मेहमान हैं। मृदुल आपके पास आ रहा हूँ। क्या इस वक्त हिंदुस्तान को करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया की बौखलाहट को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कल तक ये चेतावनी दे रहे थे हिंदुस्तान को कि हम रिटेलिएट करेंगे, और आज सीधे बिल्कुल घूम गए और 180 डिग्री घूमकर ये कह रहे हैं कि हम तो सबसे ज्यादा अमन की बात करने वाले मुल्क हैं। ये मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से भी, उनकी मीडिया की तरफ से भी। क्या वाकई ये डर बोल रहा है इमरान खान का? बिल्कुल राम, 2-3 चीजें हैं ये समझनी होंगी हमें। आज रशिया, इंडिया और चाइना ने जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां पर मौजूद थी और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पूरे विश्व को पता चली है। उसके बाद
पाकिस्तान की बौखलाहट भी नजर आ रही है और पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट का दावा किया था, बड़ी बड़ी बातें कही थी, वो सारी की सारी आम जनता के सामने। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। लखनऊ स्टूडियो से भी राम मेरे साथ रिटायर्ड जनरल मौजूद हैं, AM वर्मा, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं हम और सीधे उनका ही रुख करेंगे। सबसे पहले जनरल वर्मा, आपसे ही सवाल है मेरा, जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है, भारत और पाकिस्तान की तलखी देखने को मिल रही है, क्या लगता है आपको भारत को किस तरीके से सजगता के साथ सोच समझकर क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? क्या भारत वाकई सोच समझकर कदम उठाएगा और आगे रणनीति क्या हो सकती है? समझ चला गया वो बच्चे। जी वर्मा साहब, मेरा सवाल आपसे ही है। ठीक है, मैंने सुना आपका सवाल। बीच बीच में ये आवाज आनी बंद हो जाती है। छोड़ के जाओ बंद। मैं वो अभी आवाज को ठीक कर रहे हैं। मैं ये कहना मैं वर्मा साहब आपके पास फिर लौटूंगा। रिटायर्ड मेजर वी शर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं और रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऋषि दीक्षित भी मेरे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड कैप्टन RYS चौहान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मेजर ऋषि दीक्षित, आपसे मेरा सवाल यह है, स्थिति आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी राम ने भी बताया, जो वीडियो सामने आया है, हमारे पायलट एक वहां पर है और जो प्रोपोगेंडा बताया जाता है पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर, क्या ये वही देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मृदुल जी, ये बिल्कुल वही देखने को मिल रहा है और प्रोपोगंडा का एक अपना अहम रोल होता है जी ऐसी सिचुएशंस में। और अब चूंकि उन्होंने मान लिया है ये चीज, तो यही चीज भारत कह रहा है कि जल्दी से जल्दी उसको वापस किया जाए और जो भी कोई व्यवहार सैनिकोचित जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक, उसके मुताबिक ही उसको सारे एक्शंस लेने चाहिए अभी। जी, जेनेवा कन्वेंशन की आप बात कर रहे हैं, जो संधि है उसके मुताबिक क्या आपको लगता है वाकई उस संधि का जो चीजें उसमें लिखी हुई हैं पाकिस्तान को उसका पालन करना होगा? लेकिन कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं और POW प्रिजनर ऑफ वार के कैटेगरी में वो आते हैं, तो क्या ये वहां पर अप्लाई होगी? देखिए, अभी हम इस चीज को यूं नहीं कह सकते हैं कि प्रिजनर ऑफ वार वो सिचुएशन होती है जी जब डिक्लेयर्ड वार घोषित हो गया हो। वार घोषित नहीं हुआ है तो ये अपने क्षेत्र की रक्षा में, अपनी सुरक्षा के बीच में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंटल कोई वहां पे चला जाता है, तो उस श्रेणी के अलावा इसको मानवता के हिसाब से और एक सैनिकोचित व्यवहार जो करना चाहिए, वैसी पाकिस्तान से अपेक्षा की जाती है। जी बिल्कुल, वैसी अपेक्षा हम करते हैं। राम हमारे साथ और मेहमान भी मौजूद हैं और यही अपेक्षा पूरा देश कर रहा है और सेना ने भी दो टूक कह दिया कि हमारे पायलट को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये जेनेवा संधि के मुताबिक कदम उठाए जाएं, अप्लाई होता है। मेजर वी शर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा है और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, भोपाल से, रायपुर से भी मेहमान जुड़े हुए हैं, सभी ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये समझना भी चाहते हैं किस तरह से क्या ये वाकई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है? टीवी ऑन कर दीजिए, देंगे जवाब जाएंगे। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है मृदुल, वो थोड़ा ठीक करवाइए, फिर मैं आपके पास आता हूं। और मेहमानों से बिल्कुल राम, मैं बहुत सारे मेहमानों से सवाल करने जरूरी है इस वक्त। इन सब के बीच में थोड़ा देहरादून चलने की कोशिश करता हूं। वहां से भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं NS साहब आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं और हमें आप ये जरा बताइए कि प्रोपेगेंडा की बात मृदुल ने छेड़ी थी। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करेगा, पहले भी करता रहा है। इन सबके बीच हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए? क्योंकि वो अगर F-16 लॉन्च कर सकते हैं तो वो कुछ भी लॉन्च कर सकते हैं। वो डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं, कुछ उन्हें सूझ नहीं रहा है। हमें क्या करना चाहिए इस वक्त? जी राम, सबसे पहले मैं अपने साथी पैनलिस्ट के साथ तरफ से जो आज आपके द्वारा शेयर करी गई न्यूज़ है कि हमने आज वायुसेना के एक दुर्घटनाग्रस्त विमान में एक वायुसेना के अधिकारी और 2 जवानों को खोया है, उनकी तरफ श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और दूसरा, जो एक हमारा पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, उसके लिए मैं काफ़ी दुखद फील कर रहा हूँ, काफ़ी दुख है मुझे उस बात का। जी, जहाँ तक रही प्रोपेगेंडा की बात, प्रोपेगेंडा अगर
प्रोपेगेंडा जिस भी रूप में पाकिस्तान चलाना चाहता है, हम कल भी इसके बारे में बात कर रहे थे। पाकिस्तान ये दिखाना चाहेगा कि जो भारतीय सेना है उसने इंग्रेशन किया है, जो कर्म उनके अपने हैं वो उल्टा उनका असर या उनका कार्रवाई वो ये दिखाना चाहेगा कि ये भारत ने करी। हम अपनी तरफ से दुनिया को एक साफ सुथरी तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्या नापाक हरकतें नहीं हैं, उसने क्या आतंकवादी हरकतें करी, और आज जो उसने इंग्रेशन किया और हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उसने अटैक किया, उसके विपरीत पाकिस्तान ये दिखाना चाहेगा कि उसके सिविलियन पॉपुलेशन पे भारत किस तरीके की कार्रवाई कर रहा है। तो प्रोपेगेंडा तो उनका चलेगा, प्रोपेगेंडा उनका अपनी पब्लिक के लिए भी होगा, प्रोपेगेंडा उनके वर्ल्ड मीडिया के लिए भी होगा, और प्रोपेगेंडा उनका जो समर्थक भारत में रह रहे हैं उनके लिए भी होगा। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का एक इजी टूल है, वो लो कॉस्ट वॉरफेयर का एक टूल है उनका, जिसको हमेशा से इस्तेमाल करता रहे, और हम अपेक्षा ये रखेंगे कि वो इसका हमेशा इस्तेमाल करेगा। कर्नल साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, और ये सवाल भी एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते सबके जहन में इस वक्त चल रहा होगा, और वो सवाल ये है कि हम इस वक्त दुनिया की फिक्र करें, पाकिस्तान की फिक्र करें, या अपनी फिक्र करें, या अपने उन फौजियों की फिक्र करें जो लगातार शहीद हो रहे हैं आतंकवाद के चलते, वो बलि बेदी पर न्यौछावर हो रहे हैं। ये अपने आप में सवाल है, हमें फिक्र किसकी होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये बड़ा पैनल और बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो गरजेगा हिंदुस्तान, कांपेगा पाकिस्तान, इन सब के बीच जिनेवा कन्वेंशन की बड़ी बात हो रही है, उसको जरा आपको समझना जरूरी है। ये जरा जान लीजिए कि जिनेवा कन्वेंशन है क्या। युद्ध के मानक तय करने वाली 4 संधियां और 3 प्रोटोकॉल हैं। जिनेवा संधि में युद्ध बंदी कौन है, कब्जे में आने वाले किसी दुश्मन सेना के सैनिक युद्ध बंदी कहलाते हैं। इसकी परिभाषा कब तय हुई ये भी आप जान लीजिए। 1949 में जिनेवा कन्वेंशन की 4थी संधि में युद्ध बंदियों पर फोकस था। क्या अधिकार इसके जरिए सैनिकों को मिल जाते हैं, तो यह भी जानिए कि सैनिकों पर युद्ध करने का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो यह भी जानिए कि सैनिकों पर युद्ध करने का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। युद्धबंदी को हिरासत में कोई सजा नहीं दी जा सकती। युद्धबंदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता। युद्ध के बंदी से बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकता। सिर्फ युद्ध में हिस्सा लेने से रोकने के लिए उसे आप हिरासत में ले सकते हैं। युद्ध रुकने या दुश्मनी खत्म होने पर युद्धबंदी की रिहाई करनी ही होगी। युद्धबंदी को साफ कपड़े, साफ भोजन, चिकित्सा और आवास देना जरूरी होता है। युद्धबंदी के बारे में तुरंत उसके देश को आधिकारिक तौर पर इन्फॉर्म करना होता है। युद्धबंदियों की अदला बदली को लेकर दोनों देशों को चर्चा करनी होगी। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, बड़ी टेक्निकल हैं, जो सेना इनको बेहतर तरीके से समझती है, और दोनों देशों की सेना ये उम्मीद करते हैं कि ये जिनेवा कन्वेंशन को अच्छी तरह से समझते होंगे। हम आपको ये जानकारियां भी साथ साथ दे रहे हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपको समझा रहे हैं कि इस वक्त के हालात क्या हैं और क्या बेहतर है, और इन सब के बीच हम देश के मूड को भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मेरे सहयोगी मनमोहन भट्ट इस वक्त हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। मनमोहन, मैं आपके पास आ रहा हूं, और जरा बताइए मेरठ की जनता के मन की बात क्या है इन हालात को देखते हुए, वहां के लोग क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं लगातार मेरठ की जनता के मूड को भांपने की कोशिश कर रहा हूं, और सीधा इन जनता से ही पूछते हैं। इसमें कई रिटायर्ड अफसर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तराखंड सरकार के, और कई लोग यहां पर हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। ये जो तनाव या जो तनातनी सीमा पर शुरू हुई है, क्या आप लोग कहते हैं, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि ये जो कदम उठाया गया हमारी सरकार द्वारा, ये बहुत ही अच्छा कदम है। और जैसी ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ऐसी स्ट्राइक जो देश में अंदर जो है गद्दार बैठे हैं, इनके खिलाफ भी होनी चाहिए, और कश्मीर में जो अलगाववादी बैठे हैं, इनके खिलाफ भी इसी तरह की एक स्ट्राइक होनी चाहिए, जिससे देश का माहौल ठीक हो सके। आपका क्या कहना है इस पर? जिस प्रकार की घटना पाकिस्तान के द्वारा की जाती रही है पूर्व में भी, इस पर सख्त से सख्त एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए, और अभी लिया भी गया है। जैसे आपका पुलवामा अटैक में जो हुआ था, उसका जो बदला लिया है भारतीय सेना ने, वो बहुत सराहनीय है। और उसकी अब क्या होना चाहिए? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अब क्या होना चाहिए? आज जैसे एयर स्ट्राइक कल किया था भारत ने, आज पाकिस्तान ने भी उड़ाने की कोशिश करी, अब क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं? भारत सरकार को अपनी नीति पर अडिग रहना चाहिए, और इनके दमन कर देना चाहिए, सारे दुष्टों का अंत कर देना चाहिए, और उसमें बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहिए।
देश का सीना गर्व से ऊंचा बना रहे। जैसे हमारे वीर जवानों ने स्ट्राइक की है, लगातार भारत सरकार और मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री पूरे कठोरता से कदम उठाए और इनको कुचल डाले, पूरी तरह कुचल देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या? भारतीय सेना और प्रधानमंत्री को सलूट करते हैं कि उन्होंने जो एक्शन लिया बिल्कुल सही लिया। उनके आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया और हम चाहते हैं कि जो है अपना जैसे कठोर कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ है लगातार जारी। आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आगे जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है उसको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जितने भी ऐसे आतंकवादी ठिकाने हैं उनको बिल्कुल अपना निशाना बना करके नेस्त और नाबूद कर देना चाहिए। भविष्य में भी ठिकानों पर नजर रखी जानी चाहिए। आपका क्या मूड है? आप क्या सोचते हैं, क्या और होना चाहिए? नजर ही नहीं रखी जानी चाहिए। मेरा कहना यह है कि हर हाल में उनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और जो इंडिया के अंदर कश्मीर में बराबर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ भी अब जनता का मन बन रहा है। मनमोहन, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं चलता हूं एक्स डीजी सीआरपीएफ एनके त्रिपाठी साहब के पास, भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी साहब, पुलवामा में आपके अपने देश के अपने जवान शहीद हुए, सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और उसका बदला लेते हुए हिंदुस्तान एयर स्ट्राइक कर रहा है और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। मौजूदा स्थिति में एक तरफ एयरफोर्स काम कर रही है, आर्मी काम कर रही है, अब सीआरपीएफ की जिम्मेदारी और कश्मीर के अंदर जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? देखिए, ये पुलवामा की जो घटना है वो सीआरपीएफ के कन्वाय के ऊपर जो हमला हुआ, निश्चित रूप से चूंकि मैं उस फोर्स से जुड़ा रहा हूं तो व्यक्तिगत रूप से ये मेरे लिए काफ़ी दुखदाई था। जहां तक सीआरपीएफ के रोल की बात है, अभी भी उनका रोल बहुत अहम बना हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग है वो ना वायुसेना का है ना थल सेना का है, बल्कि वो आतंकवाद का है। और आतंकवाद अनेक रूपों पर भारत पर जो है हावी है और पाकिस्तान भारत ने जो कार्रवाई की है उसका जवाब वो आतंकवाद से देने के लिए इस समय काफ़ी छटपटा रहा है। उसके यहाँ जो स्लीपर सेल हैं, उसके जो यहाँ पर एजेंट्स हैं, उनके माध्यम से वो ये प्रयास करेगा कि वास्तविक युद्ध न होते हुए भी एक छद्म युद्ध के माध्यम से वो यहाँ आतंकवाद फैलाना चाहेगा, न केवल कश्मीर में बल्कि भारत के अन्य शहरों में भी। इसीलिए जो हाई अलर्ट जारी किया गया है वो सेना की दृष्टि से न जारी करते हुए आंतरिक सुरक्षा के लिए भी जारी किया गया है कि हमारे जितने भी बड़े शहर हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, इनको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि संभावित है कि यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होंगी, क्योंकि पाकिस्तान आमने सामने के युद्ध में नहीं आ सकता है। आज जो इमरान खान के तेवर दिखाई पड़े हैं उससे लग रहा है कि वार का एस्केलेशन नहीं होगा और पूरी उम्मीद है कि ये वार जो है यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि दोनों देशों की ये हित में नहीं है। लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आतंकवादी दिखाई नहीं पड़ते हैं, छिपे रूप में रहते हैं। तो ये स्थानीय पुलिस का काम है, सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम है कि वो इस आतंकवाद के खिलाफ जो है कमर कस के खड़े वो सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन तेजा सिंह सोढ़ी साहब कर दें, वो सरेंडर के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने एयरक्राफ्ट भी भेज रहे हैं और हमारे एयर स्पेस में भेज रहे हैं। तो ये लग रहा है कि जैसा बता रहे हैं त्रिपाठी जी कि लग रहा है कि युद्ध के हालात नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी तनाव कम होगा, ऐसा लगता है कि आपको? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि जो हमारा जो पायलट विंग कमांडर साहब को जो इन्होंने अपने कब्जे में किया है, ये उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देके बाकी जो इनकी पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर जैसे हम लोग कंटिन्यूस कार्रवाई कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है, क्योंकि वो पायलट को रख के हम लोगों का सबका ध्यान वो बटाना चाहता है और जो है मिलिटेंट्स को छुपाना चाहता है। इसलिए जो है युद्ध के हालात ना बने, वो ठीक कह रहे हैं साहब कि ये नहीं बनना चाहिए, क्योंकि काफी नुकसान होता है। पर जो ये लोग हरकत करते हैं तो उसके लिए उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बीबी वत्स साहब, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इस वक्त फिक्र किसकी होनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश क्या कहेंगे, क्या परिस्थितियां बनेंगी, बड़ी पावर्स को हमें क्या दिखाना है, या अपनी फिक्र होनी चाहिए कि हमने हाल में अपने 45 जवान खोए हैं? तो फिक्र किस बात की हिंदुस्तान को होनी चाहिए? आपका क्या मत है, क्या राय है? चला गया।
लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। मृदुल, आपके पास में आ रहा हूं। जी बिल्कुल राम, जिस तरह से अभी आपने सवाल किए हैं और तमाम जो सेना के रिटायर्ड जवान हमारे साथ मौजूद हैं, सैनिक मौजूद हैं जिन्होंने देश की सेवा में हमेशा काम किया है और वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि सेना कार्रवाई कैसे करती है। ऐसे ही तमाम लोग मेरे साथ लखनऊ में भी मौजूद है राम, उनसे एक एक सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो हालात इस समय देश में बन रहे हैं, देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं। देश की सेना लगातार हमारे लिए पहरेदारी कर रही है और इसलिए हम चैन की नींद भी सोते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एम वर्मा साहब मेरे साथ मौजूद है। वर्मा साहब, पहला सवाल मेरा यही है आपसे, जो प्रोपेगेंडे की मैं बात कर रहा था उसी के साथ हम कूटनीतिक तरीके से भी, आज रशिया, इंडिया, चाइना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कितना पाकिस्तान के लिए खतरनाक है और कैसे ये रणनीति हमारी कामयाब होगी? जब हम बातचीत करते हैं या किसी भी तरह से इस सिचुएशन को, इस हालत को डील करते हैं इसके साथ, तो पहली बात तो कि जो पहला ट्रिगर था वो पाकिस्तान ने किया था, जो पुलवामा में किया था। उसके बाद हमारा हवाई हमला हुआ, एयर अटैक हुआ। उसके बाद फिर आज जो कुछ भी हुआ सुबह से वो आप सबको पता है। छोटे छोटे ट्रिगर्स हैं, छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं जो कि बढ़ रहे हैं अभी। अब वो कब खत्म होंगे कि नहीं खत्म होंगे ये मैं नहीं कह सकता। अगर इसी तरह से ये बढ़ते रहे तो एक हालत आएगी जिसके अंदर वो इस हालत पे पहुंच जाएगी कि वो वॉर, लिमिटेड वॉर, इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर हो जाएगा। वो होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता अभी। ये जो हालात हैं क्या बताते हैं? मैं ये नहीं बता सकता कि अभी क्या होने वाला है, ये प्रोजेक्शन। जी, मेजर शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बात पर। मेजर अभी शर्मा जी। देखिए साहब, हालात ये है कि जिस समय पाकिस्तान का एयरफोर्स का जहाज, पाकिस्तानी एयरफोर्स का जहाज बॉर्डर पार कर दिया, उसी समय युद्ध का डंका बज गया। अब कोई इसमें आगे पीछे सोचने की बात नहीं रह गई है। अब एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम आतंकवाद से हर महीने 40, 50, 60 जवानों को खोते रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें युद्ध लड़ना है और भारत सरकार को अब देर नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी डिक्लेयर करके वार डिक्लेयर करना चाहिए। ये अच्छा समय आ गया है। जब तक हम इमरान खान की बात पर नहीं जा सकते। इमरान खान जो है पाकिस्तान आर्मी के अंडर में है, सरकार जो है वहाँ कोई काम नहीं कर रही है। केवल जो है वहाँ पर आतंकवादी और जो है पाकिस्तान के ISI और आर्मी वो कमांड कर रही है। तो जब तक हम ISI को जो है खत्म नहीं करेंगे वो तब तक जो है ये आतंकवादी एक्टिविटी बंद नहीं हो सकती है। हमें बड़ा अच्छा सुनहरा मौका मिल गया है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकल विल पावर दिखाया है और हमें अब चाहिए कि हमें प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक टारगेट जो है, एक जो टास्क सेट करिए और हमारी डिफेंस फोर्सेज को जो ऑर्डर करिए उस टास्क को पूरा करें और इमरजेंसी डिक्लेयर करिए। इलेक्शन फिलेक्शन ये सब टालिए अब आगे। बहुत अच्छा मौका मिला है। पिछले 20 साल से हम लोग जवानों को खोते जा रहे हैं। वहां पर तो बेरोजगार भूखों से मरने वाले लड़के जवान हैं जो कि आतंकवादी बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे जो है ट्रेंड जवान यहाँ के जो कि हर महीने 40-50 खो देते हैं। माताएं विधवाएं हो रही हैं, बहनें विधवाएं हो रही हैं। क्या इसका मामला कब तक चलेगा आतंकवाद? इसी बीच मेरा सवाल मेजर दीक्षित आपसे है। जिस तरह से स्थिति आप देख रहे हैं, हमारा एक पायलट भी वहां पर है और भारतीय सेना का ये भी कहना है कि उस पायलट को कुछ होना नहीं चाहिए। तो इस स्थिति में क्या भारत की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हालांकि मेजर शर्मा का कहना है कि LOC पार करते ये तय हो गया है कि अनौपचारिक युद्ध का ऐलान तो हो ही गया है। जैसा कि बताया गया है कि हमने कोई ऑफेंस नहीं किया था, हमने सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया था जी। और उनका चूंकि कोई एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। हाँ। तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और उन्होंने छुटपुट थोड़ा सा एक्शन किया है, तो उसको अभी हम ये नहीं मान सकते हैं कि फुल फ्लैट वार डिक्लेयर हो गया है। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जिस मकसद से हमने कदम उठाया है, तो टिल द टाइम टेररिस्ट एलिमिनेट नहीं होते हैं या वर्ल्ड प्रेशर से, पॉलिटिकल प्रेशर से, उनकी जनता के जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक
ये समझिए कि काम जारी रहना चाहिए, ये सुझाव वहां से निकल कर आ रहा है। मृदुल, मैं लौटूंगा आपके पास, एक्सपर्ट्स बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मयंक हमारे संवाददाता इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, हम उनके पास सीधे चलने की कोशिश करते हैं। मयंक, ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां इस वक्त आप मौजूद हैं और प्रधानमंत्री पर ही इस वक्त पूरे देश की नजरें हैं, निगाहें हैं। क्या वहां के लोग कहते हैं, क्या वो उम्मीद करते हैं अपने सांसद से और देश के प्रधानमंत्री से? देखिए, मैं सीधे जो बनारस की प्रबुद्ध जनता है उनसे बात करूंगा। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उम्मीद रखते हैं इन हालात में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ की जो जनता है, आज पूरा भारतवर्ष इतना प्रसन्न है, तो मैं चाहता हूँ सारे लोग एक बार जो मोदी जी की आवाज है वो यहाँ से बुलंद कर दें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। काशी से एक आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान अब भी समझ जाए, अपनी हद में आ जाए, वरना नक्शे पर नहीं बचेगा। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि देश का हमारे प्रधानमंत्री एक प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहा है और देश की सारी परिस्थितियों को समझते हुए आज वो दौर नहीं है कि आप हमारे सैनिकों का सर कलम करके आप पाकिस्तान ले जाएंगे और हम यहाँ बैठ के ताली बजाएंगे। अगर आप ईंट चलाओगे तो हम पत्थर चलाएंगे, आप अगर M16 भेजोगे, F16 भेजोगे तो हमारे पास भी MiG-21 हम भिड़ाएंगे आपको और आप अपनी औकात में आएंगे पाकिस्तान। भारत के प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने एक दिशा दी है पूरे देश को कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमारे प्रधानमंत्री जी देश की प्रतिकूल धारा को अनुकूल करते हुए नैया को धीरे धीरे खेवनहार के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। ये पूरे देश की जनता उनके साथ है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आप ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, ये पूरा देश आपके साथ है। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए, करारा जवाब मिलना चाहिए, करारा जवाब मिलना चाहिए, करारा जवाब मिलना चाहिए। बनारस के लोग बिल्कुल करारा जवाब मिलना चाहिए, ये बनारस के लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लोग कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में संतपाल जी मौजूद हैं। मैं आपके पास सर आना चाहता हूं। एसपी साहब, आप हमें यह बता दीजिए कि मैंने जो कहा कि फिक्र हमें इस वक्त किसकी करनी चाहिए, देश की जनता तो अपना मूड क्लियर बता रही है। आप किसी से भी चौराहे पे मिल लीजिए, किसी दुकान पे मिल लीजिए, वो कहते हैं कि आपको आतंक को समूल नष्ट करना पड़ेगा और जब तक नहीं करेंगे तब तक हरकतें होती रहेंगी। और आतंक कैसे नष्ट होगा ये आप हमें समझाइए। क्या पाकिस्तान की चिकनी चुपड़ी बातों में एक बार फिर से फंसना चाहिए, क्योंकि वो शांति की बात कर रहे हैं और उनके मुंह से कतई अच्छा नहीं लगता ये? जी, आज जो हमने ये मुहिम शुरू की है और जो पॉलिटिकल विल दिखाया है पूरे विश्व को, ये अपने आप में एक बहुत अहम बात है। और इतने जो फिगर है 300+ जो फिगर हमने वीडियो भी जारी हुआ है, व्हाट्सएप पे भी घूम रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान के इतने आतंकवादी कभी नहीं मरे थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं गवर्नमेंट को कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली एक अभियान शुरू करना चाहिए और एशिया को आतंक मुक्त बनाना चाहिए। और हमने ये प्रूव किया है वर्ल्ड ओवर, जो हम IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज रहे हैं, वहां पे भी हमने शांति बनाई है और उन देशों में शांति के हालात पैदा किए हैं। आज हम सक्षम हैं, बट एक ही जरूरत है, पॉलिटिकल विल। हमारी सेनाएं इसको स्टैंडर्डाइज रूप दे सकती हैं, पॉलिटिकल विल को इंप्लीमेंट कर सकती हैं। और एशिया में आप देखिएगा, पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए जो आतंकवाद है, अफगानिस्तान में देख लीजिए आतंकवाद है, ईरान में जो ISI, और जो हमारे वैली में ये जो झंडे ISI के, मैं ये आपके चैनल से माध्यम से कहता हूं कि जो भी आतंकी गतिविधि करता है उसके लिए सख्त से सख्त सजा
होनी चाहिए और बाहरी आतंकवाद को बिल्कुल ही सरजमीन से हटा देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी मुहिम होगी और हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी हमको इसका बड़ा माइलेज मिलेगा और हम एक सुपर पावर के रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर साउथ ईस्ट एशिया की ये हम कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल हम ये कार्य कर सकते हैं। हमारे संवाददाता जुल्फिकार भी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। जुल्फिकार के पास मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक दफा मैं फिर से रुक करना चाहता हूं उन्नाव का। राहुल मिश्रा हमारे साथ वहां से लगातार जुड़े हुए हैं और लोगों को जिस तरह मैं लगातार देख पा रहा हूं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहां की सड़क पर फाइटर प्लेन उतर सकते हैं तो फिर उनका दिल भी उसी तरह फौलाद का है, उन्नाव के लोगों का, वो तैयार है। क्या कहते हैं राहुल, बोलो। देखिए जज्बा इतना ज्यादा है और जोश इतना ज्यादा है बच्चों में, और यहाँ पे बच्चे भी सीधे तौर पे ये बच्चे को देखिए, यहाँ पे झंडा दिया इस बच्चे ने मुझे झंडा दिया है और ये एक जज्बा है, यहाँ पे जोश दिखाई दे रहा है, जो आम जनता के बीच में जोश दिखाई दे रहा है। बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो तुम? पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक छोटे से बच्चे का देखिए जज्बा और जोश देखिए आप, जिस तरीके से इस बच्चे का जोश देखिए आप, झंडा आकर के देता है ये, और सीधे तौर पे यही उफान और यही जोश जो है आम जनता में भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सीधे तौर पे गुस्सा है, नाराजगी है आप लोगों की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के खिलाफ एक ये क्या अब निर्णायक लड़ाई लड़ने की जो है बारी आ गई है, बारी आ गई है, उसका निपटारा भी होगा। लोगों में जज्बा भी है, जोश भी है। राहुल मैं फिर से लौटकर आपके पास आऊंगा। जुल्फिकार काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग भी रायपुर के इस वक्त मौजूद हैं। जुल्फिकार आप सुन रहे होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि करना क्या चाहिए, लेकिन देश में लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आम सहमति है कि इस वक्त पाकिस्तान को और आतंक को करारा जवाब देना चाहिए। रायपुर के लोग क्या कहते हैं, जरा ये भी पहुंचाइए। राम, पूरा देश एक साथ खड़ा है और पूरा यूनाइट है और तमाम लोगों की मांग यही है कि बदला होना चाहिए। तो पुलवामा का बदला हो गया और इस तरीके से घटनाक्रम बना हुआ है, उसके बाद लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पर उत्साह आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं किस तरीके का रिटेलिएशन होना चाहिए, किस तरीके का बदला होना चाहिए? और पाकिस्तान की जो आर्मी, जो एयरफोर्स के भारत की जमीन पर घुसे उसके बाद हमारे सैनिकों ने खदेड़ दिया, तो क्या लगता है, आपको भी लगता है कि पाकिस्तान को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए? देखिए, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। हमारी सेना ने जो जाकर के एयर स्ट्राइक किया वो आतंकवादियों पर किया, ना कि वहां पाकिस्तान की आम जनता के ऊपर किया, ना ही पाकिस्तान की सेना के ऊपर किया। लेकिन पाकिस्तान ने आज जो कायराना हरकत की है उसका मुंह तोड़ जवाब इस देश की जनता चाहती है, और देश की जनता ये चाहती है कि पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से मिट जाना चाहिए। मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहता हूं कि देश है पुकारता, पुकारती मां भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है और हम लगातार प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचाते रहेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, मूड क्या बन रहा है देश का। और असल में ये गुस्सा पाकिस्तान मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये गुस्सा पाकिस्तान की गतिविधियों के खिलाफ है, ये गुस्सा आतंकवाद को संरक्षण के खिलाफ है, ये गुस्सा दोगले रवैये के खिलाफ है कि आप कहते हैं कि शांति की बात और दूसरी तरफ शैतानों को पालने की कोशिश, उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश, उनको पैसा देने की कोशिश आप लगातार करते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ कतई नहीं चल सकती। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गरजेगा हिंदुस्तान तो कांपेगा पाकिस्तान। कांपेगा नहीं, कांप रहा है पाकिस्तान, क्योंकि F-16 विमानों को भारतीय वायु क्षेत्र में भेजने के बाद आप ये कहते हैं कि हमने फायर नहीं किया। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो
उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। आपने माफ कर दिया, आप हमारे यहां आ गए थे, टारगेट ले लिए थे, आपने फायर नहीं किया। क्या कमाल करते हैं इमरान खान साहब। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। इस वक्त इंदौर से हमारे साथ आशीष मंगरुलकर साहब जुड़ गए हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आशीष मंगरुलकर साहब आपका। और मैं आपके पास ही आना चाहता हूं, ये जो इमरान खान कहते हैं कि हमने टारगेट लॉक कर लिए, फायर नहीं किया, बताना चाहते थे कि हम आ सकते हैं। हम भी जानते हैं कि आप आ सकते हैं, लेकिन क्या करके लौट सकते हैं ये भी हम देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसी है बात कि ये 740 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है और 3000 किलोमीटर की ये 740 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है और 3000 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर है। और इसमें इतने करीब 4,500 किलोमीटर का ये क्षेत्र है जहां से उनकी एयरफोर्स यदि कैपेबल होती और कभी भी आ सकती थी तो वो तो इतने 3 दिनों में हमारा जो अटैक हुआ उसके 48 घंटों में अभी तक वो देख नहीं पाएगी कहां पे आके बॉम्ब गिरा सके। कि ये हमारी एयरफोर्स की नॉट ओनली टेक्निकल स्किल्ड पायलटिंग और कॉम्बैट एयर पेट्रोल का काफी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। जी, ये बड़ी अचीवमेंट है। वो नहीं आ पाए, वो सोच भी सकते थे हम आ जाए, पर वो नहीं आ पाए। हमारी एयर डिफेंस काफी पुख्ता है और हमारा आप देखेंगे F-16 जैसे विमान को, एक काफी काबिल विमान को हमारे MiG-21 ने मार गिराया। जी, तो ये देखेंगे कि सिर्फ मैन एंड मशीन दो होते हैं ना हिस्से, तो एक उनके पास होगी मशीन तगड़ी, लेकिन मैन तो हमारे हैं, हमारी सुपीरियरिटी है जो हमने उनको मार गिराया। बिल्कुल। और अगर आप ये याद दिला रहे हैं कि MiG-21 F-16 को मार सकता है, तो मुझे फिर ये भी याद आ रहा है कि 71 में एक नेट विमान ने सेबर जेट उड़ाए थे। सेबर जेट एक नहीं दो उड़ाए थे, और वो निर्मलजीत सिंह सिक्खों जिन्हें बाद में टीबीसी कहा था, यही MiG-21 थे, यही MiG-21 था जिसने कराची बंदरगाह के ऊपर उनको साइबर जेट को टेक ऑफ नहीं करने दिया और उनके वहां पे कराची बंदरगाह का डिस्ट्रक्शन और साइबर जेट्स उनके टेक ऑफ करने के पहले ही मार दिए थे। जी, तो बहुत ही आला दर्जे का इंडियन एयरफोर्स इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर। और इसीलिए हम ये चर्चा भी दम के साथ कर सकते हैं कि जिसको सुनना है वो सुने, जिसको इस पे अमल करना है वो करे। हम यहां बैठ के ये कह रहे हैं तो हमारे पीछे एयरफोर्स का वो पावर है, वो ताकत हमारे साथ लगी हुई है। उत्कर्ष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, क्या कहते हैं देश की जनता? क्योंकि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो तो बता रहे हैं कि काबिलियत क्या है, और काबिलियत हम जमीन पर करके दिखा रहे हैं। जनता क्या सोच रही है? बिल्कुल, देखिए, जिन शब्दों को आप स्टूडियो में कह रहे हैं, जिस भाव को आप स्टूडियो में रखे हैं, वो केवल सीमा पर नहीं, कुछ प्रदेशों में नहीं, कुछ शहरों में नहीं, बल्कि देश के हर कोने में है। मैं लखनऊ में मौजूद हूं, कुछ युवा मेरे साथ हैं, वही युवा जिनके बारे में आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये भविष्य है देश का और इनके सामने एक उदाहरण पेश करना होगा। इस वक्त भारत की जो सेनाएं हैं वो ऐसा ही उदाहरण पेश कर रही हैं। जिन लोगों से जुड़े, आप कुछ कविताएं की बात करते हैं, आपके जो भाव थे इस देश की सेना के लिए, जो कुछ चल रहा है उसके लिए आप कुछ पंक्तियों में उसे कहना चाह रहे थे, अगर वो बताएं तो क्या क्या है, वो क्या जिक्र करना चाह रहे थे आप? पहले तो मैं ये कहूंगा कि बहुत बहुत बधाई मैं अपने भारत की सेना को देता हूं, अपनी एयरफोर्स को देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा करके भारत के राष्ट्र राज्य को संतृप्त किया है और ये समय ऐसा समय है जब हम सभी भारतवासी देखते हैं अपनी सेना की तरफ कि वो हमें किस तरह से हमारी जो मनोदशा है उसको वो संतृप्त करते हैं। और इसको मैं अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखता हूं कि बहुत सह चुके भारतवासी, बहुत सह चुके भारतवासी, अब तो पाक की बारी है, इनके हक में मौत लिखो, इनका मजहब गद्दारी है, इनके हक में मौत लिखो, इनका मजहब गद्दारी है। इनका मजहब गद्दारी है, ये जो गुस्सा है ये इस वक्त लोगों में है। आपसे अगर मैं पूछूं, 2 दिनों में जो कुछ हुआ, भारत ने वहां जैश ए मोहम्मद के जो जितने भी एरिया थे, जो भी टारगेट थे, उनके खिलाफ एयर स्ट्राइक की। अब आज पाकिस्तान ने एक कार्रवाई, एक दुस्साहस करने की कोशिश की, हमारी वायु सीमा में उसने प्रवेश किया। आपको क्या लगता है किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि जो उन्होंने कठोर निर्णय आज के पहले किसी ने नहीं लिया, उन्होंने लिया। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। वो प्रायोजित आतंकवाद उसके रग में है, उसके ब्लड में है। और मैं यहां से अपने 2 पंक्तियों के माध्यम से उनको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि जोर लगा ले ऐ मूर्ख,
जोर लगा ले ऐ मूर्ख, तू कभी ना जीतने पाएगा। इस युग में भारत का झंडा कभी ना झुकने पाएगा। इस युग में भारत का झंडा कभी ना झुकने पाएगा। बिल्कुल, भारत के झंडे को ऊपर रखने के लिए भारत की सेनाएं तत्पर हैं, कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, पाकिस्तान को सबक सीखेगा, कुछ सीख पाएगा? क्योंकि कई बार ऐसी कोशिशें होती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक एक हुई, उसके बाद फिर पुलवामा का अटैक हुआ, इस तरीके की घटनाएं रोकी नहीं। इस बार क्या उसको सबक मिल पाएगा? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पाकिस्तान एक बहुत ही बेकार देश है और उसको इससे कोई सबक नहीं मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि लड़ाई छेड़ दी जाए और अभिनंदन जी को वापस लाया जाए। अभिनंदन जी को वापस लाया जाए, ये इस वक्त इस देश के सारे लोगों की मांग है। पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, जैसा कुछ कर रहा है, किस रूप में आप उसको बयां करेंगे? इस हरकतों को किस तरीके से आप देखते हैं बतौर युवा? सर, मैं अभी तक तो मैं जैसा देख पाया हूँ, मैं 4 लाइनों में निवेदन करता हूँ क्या क्या हालत हो चुकी है उस देश की। हमें लगता है कुछ बातों को वो स्वीकार बैठे हैं। हमें लगता है कुछ बातों को वो स्वीकार बैठे हैं। वो अपनी आँख में इंसानियत को मार बैठे हैं। हमें लगता है कुछ बातों को वो स्वीकार बैठे हैं। वो अपनी आँख में इंसानियत को मार बैठे हैं। जिसे देखो वो बम बांधे चला आता है भारत में। जिसे देखो वो बम बांधे चला आता है भारत में। हमें लगता है उस मुल्कों में सब बेकार बैठे हैं। हमें लगता है उस मुल्कों में सब बेकार बैठे हैं। बिल्कुल, वो बम बांध के चले आते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का। ठीक है, उत्कर्ष में लौट के आऊंगा आपके पास। इंद्रजीत राठौर साहब इस वक्त हमारे साथ हमें ग्वालियर से ज्वाइन कर रहे हैं। रिटायर्ड कैप्टन है आप। कैप्टन साहब, क्या लगता है, चंबल की मिट्टी और चंबल का पानी, ये दोनों अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि उसमें गर्मी, उसकी तासीर क्या है? आपको क्या लगता है कि इस वक्त सबसे बढ़िया कदम क्या हो सकता है? कुछ डिप्लोमेटिक चलना चाहिए या फिर जो हो रहा है इसको और आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, मैं बताऊं, ये पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं है। ये काफी समय से, जब से हमारा दुर्भाग्य रहा, जब देश आजाद हुआ उसके बाद में हमारा पड़ोसी मुल्क इस तरह का मुझे मिला, जो कभी भी अमन नहीं चाहता किसी कंट्री में। इसने हर समय युद्ध किया, हर समय मुंह की खानी पड़ी। इसका रवैया अभी वही है, क्योंकि प्रधानमंत्री या चाहे वो राष्ट्रपति हो, पाकिस्तान में कोई महत्व नहीं रखते हैं। इनका महत्व तो ISI और आर्मी चीफ होता है, और वो उग्रवाद को खुद पालते हैं अपने यहाँ पर। इन्हीं उग्रवादियों की वजह से यह हिंदुस्तान परेशान है तो दूसरे मुल्क परेशान है। तो जब तक मैं कहता हूं कि हमारे अभी भी हमारे चंबल के वीर सपूत ऐसे हैं जो इनसे अच्छी तरह मोर्चा ले सकते हैं, और अभी हमको पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो भविष्य में ऐसे कोई हरकत न करे। वैसे हर 20 साल 25 साल के बाद इनको डोज देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये मानने वाले तो है नहीं। इसलिए बेहतर है कि हम एक बार में इनको इस तरह से पेश आए कि यह कुछ समय तक फिर यह हिम्मत न कर सकें। ये 20 साल वाली डोज की बात आपने ठीक याद दिलाई। ये 20 साल तक उधार मांगते हैं, 20 साल उधार मांगने के बाद अपना कर्ज कुछ हद तक चुकाते हैं और फिर सब कुछ गंवाते हैं जंग में, और इसके बाद फिर दोबारा उधार मांगते हैं। इनका सिस्टम इसी तरह चलता रहता है। मृदुल मेरे साथ मौजूद है, उनके साथ भी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। मृदुल, ये अपने आप में सवाल है कि ये 20 साल के अंदर एक डोज मांगते हैं, 99 में एक मिली, अब 2019-2020 के आसपास मांग रहे हैं। बिल्कुल, ये 20 साल की बात तो कही जा रही है राम, लेकिन आम जनता की एक बात भी मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा आपकी इस बात के साथ ही, क्योंकि कैप्टन अभिनंदन को लाने की भी मांग की जा रही है, और ब्रेक के वक्त भी इसी बात को लेकर मेरी चर्चा चल रही थी। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सबसे पहले शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से स्थिति आप देख रहे हैं, और अभी आम जनता ने भी कहा कि मेजर साहब को वापस लाना होगा, जो हमारे स्क्वाड्रन लीडर वहां पर मौजूद हैं, तो क्या भारत की आगे की रणनीति होनी चाहिए? किस तरीके का, क्या हमें वाकई एक्शन अग्रेशन के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए? देखिए साहब, ये युद्ध है, और युद्ध में जो है, जो हमारे सैनिक या हमारे पायलट जो है, अगर जो पकड़े जाते हैं, तो युद्ध में होता रहता है। हम उनके पकड़ेंगे, वो हमारे पकड़ेंगे।
और केवल आदमियों को लाने के लिए जो है हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, हमें बल्कि जो है जम करके लड़ाई का अंजाम देना चाहिए ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा हम डैमेज करें। दुश्मन इस समय कमजोर है, दुश्मन इस समय भीख मांग रहा है, हर तरह से कमजोर है। इस समय हमारा फर्ज बनता है, हमारा राइट बनता है कि हम दुश्मन को इस समय हिट हार्ड करें, इतना हार्ड करें कि हमेशा के लिए हमारी समस्या खत्म हो जाए। ठीक, वाकई मेजर वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी मैं जा रहा हूं। जनरल वर्मा साहब, मेरा आपसे सवाल यह है, जो आज की बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तान की, वो आमतौर पर हम देख रहे हैं इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ढीली सी है और वो हमेशा कह तो रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन इस बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए तमाम 1971, 1999 करगिल सब याद आते हैं कि पाकिस्तान अभी भी डरा हुआ है। पहली बात तो कि पाकिस्तान एक मजबूत देश है, सेना भी ये आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो उसकी सेना बिकॉज हमारे नंबर्स ज्यादा हैं, लेकिन वो हमारा टू फ्रंट है, इस वजह से शायद ज्यादा हो, मैं इसके बारे में नहीं टिप्पणी करना चाहता। तो उनको भी पता है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है, हमारे पास इक्विपमेंट है, उनसे ज्यादा है, इकोनॉमिक हम उनसे ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल ज्यादा स्टेबल है। ये बात भी हमारे को समझनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो छुटपुट ऑपरेशंस चल रहे हैं, बहुत सोच विचार के इन ऑपरेशंस को अंजाम देना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि किस स्टेज पे हमें पुल बैक करना है या वहां से आगे निकलना है, उसको आगे ले जा करके उसके बाद देयर इज नो कमिंग बैक, वो जा करके वो प्रॉपर वॉर में हो जाएगा। तो बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है और मेरे ख्याल से तो जो वो उनको पता कि किस तरह से इसको खेलना चाहिए। वाकई वो बेहतर समझते हैं, सेना के तमाम अधिकारी, पॉलिटिकल लीडर्स जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं। दीक्षित साहब से भी मैं इसी पर एक कमेंट देना चाहूंगा। जो 20 साल पहले स्थिति थी, मेरे सहयोगी राम ने बताई है, और आज की स्थिति हम देखें दीक्षित जी, तो क्या अब सेना और हमें प्रधानमंत्री जो हमारे हैं या हमारे सीनियर लीडरशिप है उस पर छोड़ देना चाहिए और आवाम को इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल, ये तो बनता है। जब आपने एक गवर्नमेंट चुनी है, एक लीडर है, तो सारी चीजें उसके ऊपर छोड़ दी जाती हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, संसद चुन ली गई और संसद के पास पूरे राइट्स हम लोगों ने दे दिए होते हैं। और सारी चीजों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबां हैं आंखें। वाकई। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब जब ऐसी बात होती है तो हम एक चीज पे और चलते हैं कि वसूलों पे जो आंच आया तो टकराना जरूरी है। रही बात युद्ध की, युद्ध बोलना बड़ा आसान लगता है। दूसरी चीज एक और मैं कहूंगा कि जब भी हमारे देश की तुलना पाकिस्तान से की जाती है, जब हम अमेरिका, रूस, चीन से तुलना कर रहे हैं, उसकी बराबरी में खड़े हैं, और एक छोटा सा भिखमंगा देश जिसके क्या ना इकोनॉमी है, न कोई डिसिप्लिन है, न एजुकेशन है, यहां से खाना पीना बंद कर दिया गया, रो रहे हैं उसके पीछे वो लोग, भीख मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा बराबरी का नहीं बनता है वो, बट एक बदमाश पड़ोसी है, एक गुंडे के बल पे, एक बदमाशी के बल पे वो यहाँ पे चीजें। और मेजर शर्मा साहब यही कह रहे हैं कि उसको सुधारना बहुत जरूरी है, जो बदमाशी है उसको सुधारनी बहुत जरूरी है। बात को बताना चाहता हूँ, जो है जी, आज जो है चाइना भी हमारे बॉर्डर पर है, लेकिन एक भी गोली नहीं चली है आज तक, क्योंकि चाइना जानता है उसको आगे बढ़ना है उसको भी, इसलिए जो हमारे साथ वो भी नहीं भिड़ना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? आज से नहीं, जब से जो है बंटवारा हुआ तब से जो है पाकिस्तान ही नासूर बना हुआ है, और बांग्लादेश को अलग करने के बावजूद भी जो है वो बदला लेने के चक्कर में अभी तक पड़ा हुआ है। और जितने आतंकवादी एक्टिविटी से जितने लोग मारे गए हैं, उतना तो एक युद्ध हो गया होता तो जो है कम मरे होते। इसलिए युद्ध ही इसका इलाज है, युद्ध ही इसका इलाज है। ये एक्सपर्ट्स हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं और हम लगातार जनता से भी साथ साथ रिएक्शन लेते चल रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ साथ। तो मनमोहन भट्ट हमारे साथ लगातार मेरठ से जुड़े हुए हैं
और कुछ देर पहले और अभी भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए ताकत कितनी है, किसकी कितनी है, हमारे पास कितने सैनिक हैं, उनके पास कितने सैनिक हैं। और एक शेर भी है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। हिम्मत की बात है, हौसले की बात है। हम एक नेट विमान से सेवर जेट भी मार गिराते हैं, MiG-21 से F-16 भी जाके मार गिराते हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या हिम्मत आज फोर्स के साथ देश की जनता की भी है? मनमोहन आपके पास आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो जांबाजी हिंदुस्तानी फौजियों ने, एयरफोर्स ने दिखाई है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। और जो अब हम सवाल पूछ रहे हैं अपनी जनता से, पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान सुधर जाए? 1971 के बाद में जैसा कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के और 300 आतंकवादियों को नेस्ताबूद कर दिया, लेकिन इससे अभी काम नहीं चलेगा। इनको एक और एयर स्ट्राइक जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमारे भारत के अंदर बैठे गद्दारों के लिए। चलिए, मसूद को टारगेट करना होगा, आप क्या सोचते हैं? सीनियर सिटीजन है, कितना जोश आ गया है? मसूद को टारगेट करना पड़ेगा। जिस तरह से अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को टारगेट किया था, इसी तरह से हमको भी मसूद को टारगेट करना पड़ेगा। उसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, तभी हम आतंकवाद को खत्म कर पाएंगे, जिससे हमारा देश इतने सालों से जूझ रहा है। और साथ ही मैं ये कहूंगा कि पूरे देश को सारे जाति पाति संप्रदाय सब राजनीतिक विद्वेष भूल के एक साथ खड़े होना चाहिए और सेना के साथ होना चाहिए। सेना के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान कैसे सुधरेगा? क्या आप सोचते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाए? क्या और इंडिया को करना चाहिए? समय समय पर ऐसी स्ट्राइक होनी चाहिए जो ये दोबारा से दुस्साहस ना करे। और इसके पाकिस्तान के साथ साथ जो देश में बैठे हुए गद्दार हैं, मदरसों के माध्यम से जो इस्लामिक कट्टरपंथी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मदरसों पर भी पूर्ण रूप से बैन लग। पाकिस्तान कैसे सुधरेगा, आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान को सुधारने के लिए हमें जो है समय समय पर कड़े कदम उठाने चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए और उनके हर उसमें जो है जितना भी कूटनीतिक चाल से जो है उसको जहां भी हम विदेश में हम उसको कर सकते हैं उसको करना चाहिए। हमें लोगों के सुझाव है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये भी हम चलने की कोशिश करते हैं। और हम इस वक्त सीधे रुख कर रहे हैं देहरादून का, वहां से भी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम उनकी तरफ इस वक्त रुख करने की कोशिश करते हैं। PL पाराशर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। पाराशर साहब, एक सुझाव मैं आपकी तरफ से भी चाहूंगा। लोग कह रहे हैं कि अब जैसे एबटाबाद में लादेन को मारा था, हाफिज सईद के लिए भी, मसूद अजहर के लिए भी, कुछ और कुख्यात आतंकी हैं उनके लिए भी ऑपरेशन लॉन्च करने चाहिए। अगर सीधे युद्ध में नहीं जा रहे तो फिर ऐसी स्ट्राइक्स करते रहना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरे विचार कुछ इस तरह से हैं। हमारा मेन फोकस एंटी टेररिस्ट है, टेररिस्ट को मारना, वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। फोकस टेररिस्ट, यस। उसके लिए हमारे 3 लेवल के जो हैं काम करने की जो एजेंसियां हैं वो ये हैं। सबसे पहले अपनी सेनाएं, क्योंकि काम शुरू हो गया है। एयर स्ट्राइक होने के बाद सेनाओं की भूमिका अभी प्रेडोमिनेंट हो गई। सेनाओं ने क्या काम करना है, मैं समझता हूं कि ये केवल सेनाओं के ऊपर छोड़ दें जी। ये अभी जैसे हालात बने हुए हैं देश में, जिंगोइज्म इसको कहते हैं, बहुत भारी उत्साह है सब में, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन इस इतने जोश में होश अपनी नहीं खोनी चाहिए। ठीक है, जोश बरकरार रखना बहुत अच्छी बात है। तो सेनाओं के लिए जो उन्होंने काम करने हैं वो सेनाओं के लिए छोड़ दें, और वो फाइनली जब ओके मिलती है प्रधानमंत्री जी से या डिफेंस मिनिस्ट्री से, वो अपना एक्शन जानते हैं क्या करना है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जी इनका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए जी। इसके अलावा मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को जो एक्शन लेने हैं वो ये है कि जैसे जो हाई कमीशन है, क्यों नहीं बंद करते, हाई कमीशन को क्लोज अप करें। जब उनके साथ हम देख रहे हैं कि उनका चाल चलन, उनका जो ट्रीटमेंट है वो कभी नहीं सुधर सकता जी, उनके हालात नहीं सुधर सकते, तो उनको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए और हाई कमीशन अपनी वापस मंगाओ और उसको बोलो यू गेट बैक। क्योंकि ये जितने
प्रो टेररिस्ट लोग हैं, ये पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके इनके साथ तालमेल इनका बना रहता है। तो गवर्नमेंट को ये एक्शन लेने चाहिए। सिंधु नदी का जो है वो संधि वो खत्म होनी चाहिए जी। और वो अभी काफी हद तक गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट को ये बड़े कदम उठाने चाहिए। ये मौका लेफ्टिनेंट कर्नल रावत साहब भी हैं हमारे साथ। रावत साहब, ये जो बड़ी बात जनता ने उठाई थी उसका जवाब जनता को अपने चाहिए कम से कम, कि क्या ऐसे बड़े स्ट्राइक हमें करने चाहिए जिसमें हम मसूद अजहर को सीधे या तो मार गिराएं या पकड़ के ले आएं, हाफिज सईद जैसे लोगों पे स्ट्राइक कर सकते हैं? क्या ये मौका परफेक्ट है या और हमें वेट करना चाहिए? जी राम, देखिए अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, पाकिस्तान पहले तो इस एयर स्ट्राइक के लिए भी तैयार नहीं था। बिल्कुल कोई अंदेशा नहीं था कि हम इस तरीके से एयर स्ट्राइक करके उनके जो मेन आतंकवादी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उसके मेन कैंप पे अटैक कर देंगे। अब जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, ये लोगों की भावनाएं उबल रही हैं। उन्होंने जो देश के सैनिकों का लॉस देखा है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो चाहते हैं कि कठोर कदम उठाया जाए। मगर क्या यह समय सही है? क्या हमें उसी तरीके की एक्टिविटी करनी चाहिए जो पाकिस्तान ने करी है, या हमें सोच विचार के अगर जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन जो भी पाकिस्तान में पनप रहे हैं उनके मुखियाओं को खत्म करना है तो हम किस तरीके से करें? हम ओवर्ट ऑपरेशन से करें या कोवर्ट ऑपरेशन से करें, यानी छुपे हुए तौर पे? जी। अभी जो हम सुनने में आ रहा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान आर्मी के एक हॉस्पिटल में है, तो हम क्या वहां पे अटैक कर सकते हैं? उसका क्या रिपरकशन आएगा? एक हॉस्पिटल पे अटैक करने का क्या रिपरकशन आएगा? तो हमें सही समय चुनना है। जी। पाकिस्तान जो है उसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। आप सोचिए कि दो लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं और एक युद्ध कीचड़ के, एक उनमें से कीचड़ के अंदर घुस जाए जी, और वो आपको कीचड़ में खींचना चाहता है, तो क्या आप उसके साथ कीचड़ में घुस के युद्ध करेंगे? राजनीति, कूटनीति या युद्ध नीति जी, ये एक चेस के गेम की तरह है। बिल्कुल। इसमें आप पहले ही असेस करते हैं कि आपका प्रतिद्वंदी क्या चाल चलने वाला है जी, और इससे पहले कि वो चाल चल सके आप उसको काउंटर करने के लिए अपनी चार चालें सोच के रखते हैं। बिल्कुल। और पहले कि वो अपनी चाल चले उससे पहले आपको ऐसी चाल चलनी है कि वो अपनी चाल चलने लायक रहे ना, और वो फिर सोचने लगे कि ये जो सरप्राइज एलिमेंट है वो युद्ध में होना ही चाहिए, तभी दुश्मन को आप मात दे सकते हैं। ये भी हमें एक्सपर्ट्स ने सिखाया, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद में बीबी वत्स साहब की तरफ रुक करूंगा। भोपाल से इस वक्त हमें वो ज्वाइन कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो तनाव के हालात बने हुए हैं दोनों मुल्कों में, जरूरी क्या है, क्या हो जाना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीबी वत्स साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वत्स साहब, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कर्नल चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आपका भी चौहान साहब बहुत स्वागत है। मैं वत्स साहब ये आपसे समझना चाहता हूं कि अब सेना के ऊपर छोड़ देना चाहिए क्या, कि क्या टाइमिंग होगी, कहां से स्ट्राइक्स होंगे? एक तरह से ओपन कर दिया है पाकिस्तान ने भी अपने फाइटर प्लेन को भेज के कि अब वो भी एक तरह से तैयार हैं और ऑपरेटिंग मोड में हैं। तो कुछ दिन हमको रुक जाना चाहिए या फिर लगातार जो खून गर्म है उस पर ही कार्रवाई होती रहनी चाहिए? मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं, आंशिक रूप से ही सहमत हूं। आपने दो मुद्दे उठाए हैं। पहला ये कि क्या आर्मी को जो है अपना काम करने देना चाहिए, और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान ने हमारे जो आज कार्रवाई की है वो क्या है। पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूं कि पाकिस्तान की इस समय हालत क्या है उसको समझना जरूरी है जी। पाकिस्तान एक 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 मार खाए हुए इंसान की तरह से है, जिसको उसके घर के अंदर ही घुसकर और अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसको पीट दिया गया है। जो पिछले 10-15 साल से आतंकवादी कैंप्स को वो नर्चर कर रहा था, आतंकवादी फैक्ट्रियां बना रहा था। आपको बताना देना चाहता हूं कि बालाकोट के अंदर में इंटरनेशनल लेवल के कैंप, वहां पर जो है उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे अन्य मुल्कों के जो उग्रवादी हैं वो भी वहां पर ट्रेन हो रहे थे। उसका लेवल इतना बड़ा था।
तो वहां पर आकर अब पाकिस्तान उसको मान भी नहीं सकता और उसको छोड़ भी नहीं सकता, ना खा सकता है ना उगल सकता है। दूसरी बात, पाकिस्तान की खुद की जनता इस हमले के बाद में जो है वहां की सेना से जवाब मांग रही है, वहां के इमरान खान साहब से जवाब मांग रही है कि ये क्या हो गया। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो साख पहले ही कुछ नहीं थी, अब जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी खत्म हो गई है। चाइना भी जो है आज का स्टेटमेंट देखिए वो उसका साथ छोड़ रहा है। तो पाकिस्तान को अपना फेस सेविंग करने के लिए आज कुछ थोड़ा बहुत खंबा नोचना था जी। इसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमें मालूम था कि पाकिस्तान ऐसा करेगा, और वो खंबा भी नहीं नोच पाए और इसीलिए हमारी छूकर भाग गए। इसीलिए हमारी बिग 21 की जो कैप थी, अलग अलग लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस होता है, उस प्रिपेयर्डनेस में हम कॉम्बैट एयर पेट्रोल कैप लेवल पर थे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मिग 21 जैसे बहुत ही पुराने एयरक्राफ्ट ने जो सुपरसोनिक लेटेस्ट F-16 फाल्कन एयरक्राफ्ट को गिराया है, ये आगे भविष्य में जाके एयर वॉरफेयर की हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि हवा की डायरेक्शन और दूसरी चीजों के कारण हमारा एक पायलट वो पाकिस्तान के टेरिटरी में गिरा है, लेकिन जेनेवा कन्वेंशन के अंदर में पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी जानता है, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार को भी वो समझता है कि वो किस तरह के डिसीजन ले सकती है। हमारे जो अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन है, वो उनको बाइज्जत जेनेवा कन्वेंशन के रूल 3 के मुताबिक 7 दिन के अंदर अंदर वापस करेगा, वरना पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि वो और इंडिया से कोई किसी तरह का और पंगा ले सके, क्योंकि वो पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर एक किस्म से मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, नंगा हो चुका है जी। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान, मैं कर्नल चौहान को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल चौहान, आप किस तरह देख रहे हैं? मैं अभी एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं जी। मेरे को 30 सेकंड का टाइम दीजिए कि मिलिट्री का जैसे बातचीत चल रही थी, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ये लास्ट सॉल्यूशन है। हम अपने लिए कॉस्ट ऑफ वॉर क्यों बढ़ाएं जी? हम पाकिस्तान को जब इकोनॉमिक तरीके से मार सकते हैं, पाकिस्तान को घुटनों पे ला सकते हैं, हाफिज सईद को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, वो एक सिंबॉलिक फिगर हेड है, बहुत हाफिज सईद खड़े हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जो हाफिज सईद जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको तहस नहस करना है, और तहस नहस करने का तरीका मिलिट्री सबसे लास्ट में रहेगा। इकोनॉमिक तरीके से उसकी कमर तोड़नी, ठीक, इकोनॉमिक तरीके से तोड़नी चाहिए कमर। ये वत्स साहब हमें सुझाव दे रहे हैं। कर्नल चौहान, इकोनॉमिक तरीके से जाना चाहिए या फिर ये जो प्रेशर है आर्मी का, एयरफोर्स का, डिफेंस का, ये प्रेशर ज्यादा जरूरी है? क्योंकि इकोनॉमिक तो हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, ये जो अभी बना है यही ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये दोनों चीजें चलनी चाहिए। डिप्लोमेटिकली हमने उनको आइसोलेट कर दिया है, अब लगता है चंद कुछ लोग हैं जो उनके मददगार हैं, बाकी तो पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई है। और आतंकवाद के मुद्दे पर तो चाइना भी उनकी मदद नहीं करेगा। जो हमने सैनिक कार्रवाई शुरू की है, हमने तो आतंक के जो गढ़ थे, जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, उसको बर्बाद किया था। पाकिस्तान ने एक गलती कर दी कि आज उन्होंने जो अपने 3 F-17 विमान भेजे और हमारे एयर स्पेस का वायलेशन किया, वो गलत था, क्योंकि उनकी मंशा ठीक नहीं लगती है। वो कहां आ रहे थे? हमारे यहां कोई टेररिस्ट कैंप थोड़े हैं जिसे बर्बाद करना था। इसका मतलब उनके निशाने पर हमारे स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस थे या हमारे जो सैनिक सेंटर्स थे वो थे, या कोई सॉफ्ट टारगेट वो चुनना चाहते थे। वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुए। हमारे जांबाज वायु सैनिकों ने उनको खदेड़ दिया। इस तरह की जब कोई कार्रवाई होती है तो उसमें दोनों चीजें हो जाती हैं। मैं अभी सुनता रहता हूं कि हमारा एक पायलट वहां पे, हाँ, हो जाता है। जब ऐसा कोई हादसा होता है, पायलट इजेक्ट करता है, वहां पे कोई हमारे ये जो LOC का डिमार्केशन नहीं है, वो पैराशूट के साथ, हवाओं के साथ, वो शायद उनके क्षेत्र में गिर गया हो, जैसा कि पाकिस्तान कह रहा है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो
कहा वो अभी गुम है, अगर वहां पर है हमारा पायलट तो उसके साथ बहुत बेहतर बर्ताव करना चाहिए। जेनेवा कन्वेंशन तो एक बात है, दूसरी बात हम पाकिस्तान सैनिकों के साथ 1971 में क्या बर्ताव किए थे। उनके 93,000 सैनिकों को हमने मेहमान की तरह से रखा था। मैं बांग्लादेश में था, जब हमको पाकिस्तान सेना ने सरेंडर किया तो हमने उनके अफसरों को दावत दिया था, ऑफिसर्स मेस में पार्टी की थी और जवानों के लिए बड़ा खाना कराया था। वो हमारे यहाँ थे, उनकी देखभाल हुई थी और एक बेहतर जो इंसानी तकाजा होता है और एक सैनिक, बहादुर सैनिक का ढंग होता है, उस तरह का बर्ताव हमने किया था। तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान भी ऐसा ही बर्ताव हमारे जांबाज पायलट के साथ करेगा। बिल्कुल। रही दूसरी बात, अब ये बिल्डअप हो गया है जी, ये वार लाइक सिचुएशन हो गई है, बॉर्डर पे फायरिंग चल रही है, एयर एक्शन शुरू हो गया है, इसको हम वार लाइक सिचुएशन कहते हैं। हमारे सेनाएं मुस्तैद हैं। अब इस पर क्या होता है, इमरान खान साहब ने कहा गुड सेंस शुड प्रिवेल। गुड सेंस का क्या मतलब होता है, एक अच्छी समझ आए कि जिसमें सबकी भलाई है, दोनों देशों का क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो तबाही मचती है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं हमारे यहां भी होगी, उसमें आम जनता के लोग भी परेशान होते हैं और हताहत भी हो सकते हैं जी। तो ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना है पाकिस्तान को कि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। हम चाहते हैं कि आतंकवाद के जो अड्डे हैं पाकिस्तान में, जो उनका पनाहगाह बना हुआ है, ये खत्म होना चाहिए और ये जो सरगना है आतंकियों के, ये हमको पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। हम अपने ढंग से उनको ट्रीट करेंगे या जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे। दूसरी बात, ये जो उनके ठिकाने हैं अगर वो नहीं बर्बाद कर सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो हम उसे बर्बाद करेंगे। अभी वित्त मंत्री जी ने कहा था हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं, किसी सीमा तक जा सकते हैं। देखिए हमारी सेनाएं बहुत केपेबल हैं, बिल्कुल हमारे पास सेनाएं केपेबल हैं। सुपीरियर एमएमपी साहब इस वक्त हमारे साथ बहुत बड़ा एक महान देहरादून से जुड़ गए हैं, लेकिन हम कोई तबाही नहीं चाहते हैं। हम सर आपका भी स्वागत है। एक चीज मैं सिर्फ समझना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई और रास्ता है क्या, या तो जंग के रास्ते पे आ जाए या आतंक का रास्ता छोड़ जाए, दोनों ही बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई और रास्ता है उसके पास? देखिए, जहां तक मेरा विचार है, पाकिस्तान खुली लड़ाई नहीं चाहता है जी, लेकिन वो आतंकवाद नहीं छोड़ेगा। मैं JNK में 63 से 65, 66 तक रहा हूं और मैंने देखा है कि किस तरह से ये लोग थोड़ा थोड़ा करके, पहले तो LC का वॉलेशन, हमारी पिकेटों के ऊपर फायर करना और फिर उसके बाद घुसपैठ करना और हमारे जो ये कॉन्वॉय चलते थे उनके ऊपर फायरिंग करना। खैर उसके बाद में तो फिर लड़ाई ही डिक्लेयर हो गई, लेकिन ये जो अभी पुलवामा में हुआ वो उसी का ही एक प्रतिरूप है जी। टेस्टिंग आवर नर्व्स के हम कहां तक क्या सहन कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात हुई कि हमने बता दिया कि हम कहां तक सहन कर सकते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लेकिन जो इमरान खान साहब संधि की बात करते हैं और नरमी की बात करते हैं, ये तो मेरे हिसाब से दिखावा है। इसके पीछे जो इन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत बड़ा संगठन बना रखा है, क्या उसको छोड़ देंगे? वो उनका तो काम यही है कि वो अराजकता पैदा करें, ठीक, भारत को आगे ना बढ़ने दें,
भारतीय सेनाओं के ऊपर खौफ का एक वातावरण करें। अभी आप एक जगह से दूसरी जगह बगैर एस्कॉर्ट के नहीं जा सकते जी। लेकिन मुझे 1982 से 85 तक मैं कश्मीर वैली में था। हम रात के 12 बजे चलते थे बारामूला से और जी अपने यहाँ जो कि नौगांव में मैं रहता था, तो वो माहौल वापस आना चाहिए। एस्कॉर्ट नहीं होता था। ठीक, हमारे साथ मृदुल है इस वक्त। बिल्कुल काला साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर तब हो सकता है तो अभी भी हो सकता है। मृदुल, मैं आपके पास एक बार आना चाहता हूं। पाकिस्तान के पास मौके के नाम पर है क्या इस वक्त? क्या उसे आतंक का रास्ता अब छोड़ना ही पड़ेगा, या नहीं छोड़ता तो फिर जंग के रास्ते पे आना पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और लगातार हमारी चर्चा इसी बात को लेकर चल रही है। तमाम जो मेजर और रिटायर्ड जनरल जुड़े हुए हमारे साथ अलग अलग शहरों से, उनकी बातें भी हम लगातार सुन रहे हैं। मेजर दीक्षित मेरे साथ मौजूद हैं। दीक्षित साहब, आपसे सवाल मेरा ये है, जो स्थिति है पाकिस्तान की, अभी आप चर्चा भी ये कर रहे थे कि जो हरकतें हैं उससे बाज तो आ नहीं रहा है, और हमें किस किस चीजों पर फोकस करना चाहिए? बहुत सुंदर सवाल है आपका। बाज जब से पैदा हुआ तब से नहीं आ रहा है वो जी, और उसके बाद बहुत सारे वार हमने कर लिए, उसको अलग भी कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो बेशर्मी की तरह दोबारा से अपनी हरकतों में लिप्त है। जी जी। और हम उसके साथ में रिलेशंस भी निभाए जा रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, बसें भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चलो ये एक तरह से मान लीजिए कि उसको मौका दिया जा रहा है। लेकिन जहां तक आतंकवाद की बात है कि जब तक हम आतंकवाद को खत्म नहीं करते हैं तब तक रिश्ते सामान्य होंगे नहीं। और उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान को मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक पावर का फेज है वो, बट उसका अर्थ कहां पे है? जब तक फेज और अर्थ नहीं मिलता है तब तक सर्किट नहीं पूरा होता है। हम पाकिस्तान पे पूरा जोर दे रहे हैं, वहां के आतंकवादियों को कोस रहे हैं, लेकिन जो विद इन द कंट्री, चाहे कश्मीर के लोग हों, चाहे और भी देश के अंदर बैठे हुए लोग हों, जो इन गतिविधियों में लिप्त हैं, रोज रोज हम न्यूज देख रहे हैं कि रेड पड़ रही है, उनके यहाँ से दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं और उनको पनाह दे रहे हैं। तो हमें पाकिस्तान के ऊपर तो ध्यान देने के लिए सेनाएं और अपना काम कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है विद इन द कंट्री। और दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं, जो एक चीज है कि हम लोगों ने क्या किया है कि घुस के मारा है, और जब वो घुसे तो उनको भी मारा है। बिल्कुल, ये तो चलता रह रहा है। आप देखिए बॉर्डर पे, एलओसी पे कब वो हरकतें नहीं करता है। खाली एक जहाज घुस गया, उसको भी कुछ दिखाना था अपने देशवासियों को कि नहीं हम भी कुछ कर रहे हैं, और मारा भी गया वो। और कितने मोर्टार, कितने सेलिंग आए दिन होती रहती है। तो बिल्कुल बड़ी बात ये वाकई सोचना होगा। और लगातार हमारे साथ मेजर वी शर्मा भी मौजूद हैं। एक शर्मा जी, आपका कमेंट ले लेता हूं। मेजर साहब, जिस तरह से हमने 2001 में देखा था कि नचिकेता वापस आए थे, और नचिकेता के आने की कहानी सभी जानते हैं, तो क्या अभी जो मेजर अभिनंदन को लेकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, स्क्वाड्रन लीडर हैं, उनको लेकर लगातार बातें हो रही हैं, तो क्या हमें लगता है किस तरह से कदम उठाने चाहिए, और क्या आप भारत के आम जनता को बताना चाहेंगे? देखिए साहब, आप एक जो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिनंदन की बात कर रहे हैं जी, कितने जो है आतंकवादी 44 आतंकवादियों ने 44 आदमी को मारा, हर महीने कितने लोग मारे जा रहे हैं। ठीक, तो ये तो मिलिट्री। मैं मृदुल आपके पास थोड़ा सा लौट के आता हूं। हमारे साथ राहुल मिश्रा हैं उन्नाव से, वो लगातार लोगों की जोश की तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, और ये जो बात डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बस का कुछ है नहीं, तो वो अपने देश को ये दिखाने की कोशिश तो करेंगे बार बार कि हम भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए अपने आप भी प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। राहुल, क्या कह रहे हैं उन्नाव के लोग, क्या कह रहे हैं उन्नाव की जनता? जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, उन्नाव की जनता में आप सीधे तौर पे देख सकते हैं जोश और जुनून, और जिस तरीके से उन्नाव की जनता क्योंकि सड़कों पे उतरी हुई है, कुछ दिन पहले ये आक्रोश में उतरी थी, लेकिन आज ये जो जनता है कहीं न कहीं उत्साह में है और सीधे तौर पे आक्रोश है जिस तरीके से पाकिस्तान ने वायलेशन किया है। क्या कहना है, आर या पार की अब लड़ाई होनी चाहिए? आर पार की लड़ाई होगी, और भारतीय सेना को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और भारतीय सेना, हम सब आपके साथ में, पूरा देश आपके साथ में, महिलाएं आपके साथ में है, और हम सब आपके साथ में, दोनों हाथ में एक एक
बम लेकर के पाकिस्तान पर वार करेंगे और पाकिस्तान पूरा साफ करके ही रहेगा। लगता है कि अब कहीं सीधे तौर पे आर पार की लड़ाई अब यहाँ पे होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और आज जिस तरह से हमारे एक विंग कमांडर अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा है और ये दावा किया है वो वही है, तो सबसे पहले तो मैं उनके शौर्य को सलाम करता हूं, क्योंकि MiG-21 फाइटर से उन्होंने F-16 फाइटर को मार गिराया है। और इंट्रोगेशन के दौरान उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो साहस है, उसको सलाम है। दूसरा, मैं एक अपील आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से करना चाहता हूं कि फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा, वो हमें बचा के रखना है, क्योंकि युद्ध की स्थिति है। तो देशवासियों को सोने की खरीद कम करनी चाहिए और पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ताकि ये युद्ध लड़ा जा सके और पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा सके। और आप देखिए, क्योंकि एक आर्मी मैन भी हमारे साथ में है, ये लोग शंखनाद कर रहे हैं। और ये शंखनाद आखिर में मैं पूछूंगा कि आखिर में ये शंखनाद जो किया जा रहा है, शंखनाद आखिर में क्यों कर रहे हैं? शंखनाद इसलिए कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप इंडिया के बारे में आपको अच्छी तरह पता है। जब भी आपने भारत के सामने खड़े होने की हिम्मत की है, भारत ने आपकी कमर तोड़ी है। और मैं सबसे पहले अपने भारत के PM मोदी जी को सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि सेना तभी लड़ पाती है जब उसका कमांडर एक जिंदा दिल हो, शेर दिल हो, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। और मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ इस देश के माध्यम से, जितना खतरा मुझे बाहरी तत्वों से है, उतना ही खतरा मुझे आंतरिक तत्वों से है। बहुत हमारे देश के अंदर स्लीपर सेल पैदा हो चुके हैं, हमें सजग रहना चाहिए। और ये हमारी हमारा राष्ट्र प्रेम, हमारा जो बच्चों के अंदर दिखाई दे रहा है, नारी शक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है, इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि खुशियाँ सीधे तौर पे दिखाई दे सकता है आपको, किस तरीके से जनता के बीच में ये खुशी है। और ये क्योंकि सीधे तौर पे एक गुस्सा, एक रोष, और ये लोग जो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय वायुसेना की तरफ से कार्रवाई की गई थी, ये सीधे तौर पे, ये आखिर में पटाखे क्यों फोड़ा आपने? इतना बारूद है, पाकिस्तान को जलाकर राख कर देंगे। जय हिंद। ये सीधे तौर पे आक्रोश और ये बारूद, ये पटाखे क्यों? जहां पर ये जोश है और ये सेना के लोग जब देखते हैं कि जनता इस तरह से आपके पीछे खड़ी हुई है, पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, तो फिर सेना का जोश भी बढ़ना लाजमी है। बीबी वत्स साहब, एक आखिरी कमेंट के लिए मैं आपके तरफ रुख करना चाहता हूं। पाकिस्तान के पास इस वक्त इस हालात में ऑप्शंस क्या क्या बचे हुए हैं, क्योंकि हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी पॉलिटिकल विल पावर, वो इस वक्त देश देख रहा है। पाकिस्तान के पास में इस समय बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि फुल कन्वेंशनल वॉर वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से समझता है और इमरान खान और अच्छी तरह से समझते हैं कि लड़ाई को शुरू करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको एक लंबे समय तक सस्टेन करना उनके लिए नामुमकिन है। जी, मेरे विचार में पाकिस्तान अगर 3 से 7 दिन की लड़ाई भी लड़ लेगा तो भी उसके लिए बहुत हो जाएगा। एक 500 करोड़ के F-16 एक विमान के शक्ति के जाने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या नुकसान हुआ है वो इमरान खान बड़े अच्छे से जानते हैं, वरना उनको अपनी ठीक, यानी कि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, तो समझ लेना चाहिए कि दूसरा रास्ता यही है कि आप आतंकवाद का साथ छोड़ दीजिए, वरना मुश्किलें आपके लिए बहुत होने वाली हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ये जो देश हित से, राष्ट्र हित से जुड़ी खबर है, इस पर पल पल की कवरेज, पल पल की जानकारी हम आप तक एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।